राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का इस्तेमाल पार्टी विधानसभा उपचुनाव में करने की तैयारी में है। आरक्षित वर्ग के चेहरे के तौर पर बरैया को ग्वालियर चंबल संभाग में ही ध्यान देने को कहा गया है। हालांकि बरैया अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। 2 दशक पहले दतिया के भांडेर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे फूल सिंह बरैया एक बार फिर राजनीति में आरक्षित वर्ग की मास्टर चाबी के रूप में सामने आ रहे हैं। फूल सिंह बरैया आरक्षित वर्ग में जाटव समाज से आते हैं और उनका दावा है कि अनुसूचित जाति के वोट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वे कहते हैं कि ग्वालियर चंबल के लिए जिन 16 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां जाटव समाज के ही 7 लाख से ज्यादा वोट हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के उपचुनाव में इन वोटों को कांग्रेस निर्णायक बता रही है और इन वोटों के लिए बरैया को पूरे क्षेत्र के लिए पार्टी का चेहरा बना सकती है। तो फूल सिंह बरैया को बड़ी जवाबदारी दी गई है। अनुसूचित जाति के वोटों पर उनकी अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र के लिए वो पार्टी का चेहरा बनकर उभर सकते हैं। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव में इन वोटों को कांग्रेस, जो जाटव समाज के वोट हैं, उन्हें कांग्रेस निर्णायक मानकर चल रही है और इन वोटों के लिए फूल सिंह बरैया को पूरे क्षेत्र के लिए पार्टी का चेहरा बना सकती है कांग्रेस। तो इस तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। हाल ही में चर्चा थी जब राज्यसभा चुनाव थे कि फूल सिंह बरैया को दूसरी वरीयता पर रखा गया और विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब कांग्रेस फूल सिंह बरैया को ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा चेहरा बनाकर मैदान में उतारना चाह रही है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अब फूल सिंह बरैया को पूरे क्षेत्र के लिए, जो ग्वालियर चंबल संभाग है वहाँ जाटव समाज के काफ़ी वोट हैं, 7 लाख वोट हैं ऐसा बताया जा रहा है और पार्टी अब एक बड़ा चेहरा बनाकर प्रेजेंट कर सकती है फूल सिंह बरैया को। फूल सिंह बरैया को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 24 में से 16 सीटें ऐसी हैं जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आती है। जिस तरह से फूल सिंह बरैया को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने, नंबर 2 की पोजीशन पर उनको रखा गया था। पहले दिग्विजय सिंह को जो अंक गणित था और उस अंक गणित के हिसाब से दिग्विजय सिंह 57 वोट लेकर राज्यसभा पहुंच चुके हैं। वही फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले थे। इसको लेकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथ में लिया, कटघरे में खड़ा किया कि जो कांग्रेस है वो दलित विरोधी है और यही कारण है कि फूल सिंह बरैया जो कि दलित वर्ग से आते हैं उनको सेकंड पोजीशन पर रखा और पहले पोजीशन पर दिग्विजय सिंह को रखा। लेकिन इससे पहले भी जिस तरह से खबर आई थी कि फूल सिंह बरैया का मन भांडेर, जो कि दतिया जिले की विधानसभा है भांडेर, वहां पर भी उपचुनाव होना है, वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये मंशा उन्होंने पार्टी जो प्रदेश नेतृत्व है उस तक और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया है। अब राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं, तस्वीर साफ है, 2 बीजेपी 1 कांग्रेस में जीत गई है। लेकिन बड़ी जंग जो है वो उपचुनाव को लेकर है और यही कारण है कि कांग्रेस हर स्थिति परिस्थिति को भुनाना चाहती है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीयगत समीकरण हो या फिर अन्य जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं इनको लेकर, या फिर जो 15 महीने के शासन में उन्होंने जो कुछ किया, या फिर वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति शिवराज सरकार को लेकर है, या फिर उसके पहले 2018 में 15 सालों तक जो बीजेपी सत्ता में रही, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या फिर लगातार बढ़ते अपराध हो, या तमाम सारी चीजें, या फिर लेटेस्ट जो पोजीशन कोरोना को लेकर है। ऐसे में फूल सिंह बरैया को एक जातिगत समीकरण के तौर पर जो कांग्रेस से इस्तेमाल करना चाहती है और जो 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, उस पर जो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 7 लाख जो वोट है वो दलित वर्ग से आते हैं, क्योंकि फूल सिंह बरैया खुद जाटव जाति से आते हैं और ऐसे में फूल सिंह बरैया का उपयोग जातिगत समीकरण के आधार पर कांग्रेस करना चाहती है। फूल सिंह बरैया की हम अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो फूल सिंह बरैया भी कई पहले जिस तरह से वो बीएसपी में भी रहे, निर्दलीय रूप में भी चुनाव लड़ते रहे, एक अलग मुकाम बनाने की उन्होंने कोशिश की, अब कांग्रेस में है। 2 दशक पहले जिस तरह से वो भांडेर से बीएसपी से विधायक बने थे,
और यही सारी चीजें को देखकर एक बड़ा एक नेटवर्क खास तौर पर जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसमें अच्छी खासी पैठ फूल सिंह बरैया रखते हैं। और यही कारण है कि फूल सिंह बरैया को अब कांग्रेस आगे करना चाहती है इन 16 सीटों पर, और भांडेर से उनको चुनाव लड़ा भी सकती है और पूरे भांडेर चंबल क्षेत्र में उनको कमान दे सकती है। खास तौर पर जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग में वो अपनी पैठ बढ़ाएं, उसमें पार्टी को और मजबूत करें, कहीं ना कहीं उस वोट को कांग्रेस के लिए कन्वर्ट करें। तो फूल सिंह बरैया पर एक बड़ा दांव कांग्रेस खेल सकती है। राजेश जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है बड़ा दबदबा था, और जैसा खबरों में हम भी सुनते रहते हैं, आप भी जानते होंगे इस बात को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा थे कि जिनकी इजाज़त के बगैर जो कांग्रेस में कभी भी कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनके समर्थक जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी लगातार उनका बीजेपी की तरफ जो है आना जारी है। और इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, उपचुनाव ये जो 24 सीटों पर होना है मध्य प्रदेश में, तो ये संख्या भी और बढ़ेगी। ऐसे में दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो कांग्रेस का चेहरा थे वो अब बीजेपी का जो है सिंबल लेकर चुनाव मैदान में होंगे, और दूसरा कांग्रेस के पास अब उनके जो है प्रतिद्वंदी बनाकर किसे वो उतारेगी मैदान में, वो बात, और कार्यकर्ताओं की कमी से भी कहीं ना कहीं उन्हें जूझना पड़ेगा। तो इन चुनौतियों का भी सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है उपचुनाव में, क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर हम सिंधिया घराने के वो तमाम सदस्य, चाहे अब राजमाता सिंधिया हो या फिर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर जो चंबल क्षेत्र रहा है वो सिंधिया के नाम से ही जाना जाता है। जिस तरह से अगर हम बात करें, हम यहाँ ये बात करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पार्टी ने ही व्यक्तिगत तौर पर वो नेता जाना जाता रहा है सिंधिया घराने का। राजमाता सिंधिया भले बीजेपी की थी, लेकिन राजमाता सिंधिया का एक अलग अपना हो था, और सिंधिया घराने का जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, खासतौर पर ग्वालियर की बात कर ले या फिर हम गुना शिवपुरी जो संसदीय क्षेत्र है उसकी हम बात कर ले। इसके अलावा बात की जाए माधवराव सिंधिया की, वो भी कांग्रेस से ज्यादा माधवराव सिंधिया एक अपने आप पे व्यक्तित्व वहां रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की यही स्थिति है। हमने देखा कि जिस तरह से इस गुना और शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है वहां से लगातार ये चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि अलग बात है कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव में हुए उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए। इसके अलावा अगर हम यशोधरा राजे सिंधिया की हम बात करें, लगातार शिवपुरी से चुनाव लड़ती आई हैं, जीतती वहां पर आई हैं। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से निश्चित तौर पर ये यहाँ पर और मजबूती मिलेगी। लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी का अभी तक, चूंकि कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो अभी तक जो किला लड़ाते आए हैं जो नेता, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात कर ले या जो अन्य तमाम नेता हैं, कहीं ना कहीं उनको जरूर, उन पर भी जरूर सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अब यही पोस्टर लगी थी कि आखिर ग्वालियर का बॉस कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया की नरेंद्र सिंह तोमर। दूसरी तरफ अगर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के सामने चुनौती जरूर एक बड़ी है, क्योंकि अब नए सिरे से एक चेहरा तैयार करना होगा। तैयार करना इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई अभी ऐसा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद नहीं है। इसका एक कारण भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते कोई बड़ा चेहरा उभर भी नहीं पाया है, और यही कारण है कि हमने देखा कुछ दिन पहले बालेश्वर शुक्ल को, जो कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के काफी करीब थे, उनको बीजेपी से कांग्रेस ने अपने खेमे ने मिलाया है, क्योंकि वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही रहे हैं, बाद में बीजेपी में चले गए थे। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि एक बड़ा चेहरा वहां पर तैयार करना, लेकिन वो धीरे धीरे तैयार होगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो पोजीशन है वो उपचुनाव की है, और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस तरह के समीकरण तलाश कर कहीं ना कहीं इस चुनाव में, क्योंकि 16 सीटें कम नहीं होती, इन 16 सीटों के लिए इसी तरह की, चाहे वो जातीय समीकरण के आधार पर कोई नेता फिट बैठता हो या क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर कोई नेता फिट बैठता हो या फिर और अन्य स्थितियों परिस्थितियों में कोई नेता फिट बैठता हो, इसी को वो तलाश रही है, और इसकी एक यही स्थिति कांग्रेस की है। और निश्चित तौर पर जो मुकाबला है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, तो जो एक कहीं ना कहीं उनके समर्थक और कार्यकर्ता कहते थे कि कांग्रेस उनको तवज्जो नहीं दे रही है, बीजेपी ने उन्हें तवज्जो दी है, तो एक नए सिरे से ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर इस क्षेत्र में बीजेपी का
किला लड़ा के यहाँ दिखाएंगे, लेकिन चुनौती कांग्रेस के सामने भी है, जी बिल्कुल, बीजेपी के सामने भी है, क्योंकि जो पुराने नेता हैं कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से, कांग्रेस के अन्य नेता कार्यकर्ता आने से उनको लगता है कि उनका भविष्य क्या होगा। चलिए अब देखना होगा उपचुनाव में क्या कोई समीकरण बनते बिगड़ते हैं। सुगबुगाहटें तो शुरू हो गई हैं और सब दोनों ही दल जो हैं अपनी अपनी खेमे बनाने में और मोर्चा तैयार करने में जुटे हुए हैं। आने वाला समय क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।